हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। तो हेडफोन लगा लीजिए और बढ़ते हैं कहानी की ओर। सुबह मेरी आंख खुली। घर के बाहर ना जाने कैसा शोर मचा हुआ था। कासिम भी घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, ये सब लोग कहां भागे जा रहे हैं? वो बोला, आज एक और किसान की बलि चढ़ गई। सब लोग उसे ही देखने जा रहे हैं। पता नहीं ये लोग कब समझेंगे, जब वो नहीं चाहती कि इस जगह कोई खेती ना करे तो क्यों अपनी मौत को बुलावा देते हैं। तभी मैं पूछ बैठा, कौन नहीं चाहती? कासिम भाई, आखिर कौन है इस मौत के पीछे? अगर इस मौत के पीछे का कारण आपको पता है तो पुलिस क्यों नहीं बुलाते? वो बोला, साहब, पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर सकती। कासिम भाई, आखिर बात क्या है? मुझे पूरी बात बताओ। फिर वो बोला, इंजीनियर साहब, इस गांव का नाम पहले फुलवारी हुआ करता था और जैसा गांव का नाम था वैसे ही यहाँ के लोग भी अच्छे फल फूल रहे थे। इस गांव की जमीन इतनी अच्छी और इतनी उपज थी कि चाहे किसी भी चीज की खेती कर लो, फसल सबसे अच्छी होती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन गांव के बड़े जमींदार की बेटी, जिसका नाम कजरी था, वो पूरे 10 साल के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटी थी। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, गांव में एक मनहूसियत सी छा गई। रात होते ही सभी कुत्ते जोर जोर से रोने लगे और अगली सुबह वो सारे कुत्ते मरे हुए पाए गए। ना कोई घाव और ना कोई चोट का निशान। ये देखकर पूरा गांव सहम गया। फिर उसके कुछ दिन बाद गांव में काली बिल्लियों की अचानक जनसंख्या बढ़ने लगी। उनकी दिन पे दिन संख्या बढ़ते देख गांव वालों को चिंता होने लगी कि आखिर ये माजरा क्या है। फिर एक रात सब कुछ बदल गया, जब एक बच्चे की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। हाथ में मशाल लिए सारे गांव वाले उसकी आवाज का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे, मगर सबके पहुंचने से पहले ही उस बच्चे की जान जा चुकी थी। वहां का नजारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां इतनी सारी काली बिल्लियां थी जो कि उस बच्चे का मांस अपने पैने नोकीले दांतों से खींच खींच कर खा रही थी। उन सभी बिल्लियों की आंखें भयानक लाल रंग में चमक रही थी, जिसे देखकर सभी गांव वाले डर गए। वहां का नजारा कुछ ऐसा था मानो किसी तांत्रिक ने अपने किसी मकसद को अंजाम दिया हो और उस मकसद को पूरा करने में उस बच्चे की बलि चढ़ा दी गई हो। उस दिन के बाद आए दिन किसी न किसी की बलि इसी तरह से चढ़ती चली गई। फिर सभी गांव वालों ने उन बिल्लियों को खत्म करने का एक प्लान बनाया। दूध में जहर मिलाकर उन सभी बिल्लियों को पिला दिया, जिससे वो सारी बिल्लियां खून की उल्टियां करते करते मर गई। सभी लोग यह सब देख ही रहे थे, तभी किसी लड़की की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। सबने उस तरफ देखा तो वो कजरी थी, जमींदार जी की बेटी। वो रोते रोते बोल रही थी, अरे बेवकूफो, ये क्या किया तुमने? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी भर की मेहनत खराब कर दी। मेरी सारी बिल्लियां व्यर्थ चली गई। 2 दिन बाद पूर्णिमा थी। मैं इन बिल्लियों को उस खास दिन के लिए ही तैयार कर रही थी और फिर मैं इन सारी बिल्लियों की शक्तियां अपने अंदर समाहित कर लेती और दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाती। मगर तुम लोगों की वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैं तुम में से किसी को भी अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसका ये भयानक रूप देखकर सभी गांव वाले बुरी तरह से डर गए।
और जमींदार जी की तरफ एक उम्मीद से देखने लगे। तभी जमींदार अपनी बेटी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोलने लगा, अरे बेटी, यह तू कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ तुझे? फिर कजरी बोली, चुप कर बुढ़े, मेरी शक्तियों को खत्म करने में तेरा भी हाथ है, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तभी उसने अपने बाप के गले में ऐसा पंजा मारा कि उसके गले से खून की धारा बहने लगी और जमींदार की तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई, जिसे देख सभी लोग डर के कारण कांपने लगे और इधर उधर भागने लगे। कजरी का ऐसा भयानक रूप कभी किसी ने नहीं देखा था। वह इतनी शक्तिशाली थी कि जो कोई भी उसके हाथ में आ रहा था वो अपने मंत्रों की शक्ति से उस आदमी के 2 हिस्से कर दिया करती थी। मेरे दादा, जो कि सिपली इलम के जानकार थे, वहां आ गए और उस चुड़ैल नुमा जादूगरनी से जमकर मुकाबला किया। अंत में कजरी को हार माननी पड़ी। उसके कमजोर होते ही गांव में से कुछ हिम्मतदार लोगों ने उस पर जाल फेंका और उसे मजबूत रस्सियों से बांध दिया। उस दिन वहां मौत का ऐसा भयानक तांडव देखकर सभी लोगों को कजरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उनमें से एक की आवाज आई, इस चुड़ैल को अभी मार दो। फिर दूसरे ने कहा, इसको काट दो जैसे इसने हमारे भाइयों को काटा है। तभी किसी और की आवाज आई, इसको जिंदा जला दो। जिसने अपने बाप को ही एक झटके में मार डाला हो उसे भी ऐसे ही तड़पती हुई मौत देनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको जिंदा जला दो और मट्टी में दफन कर दो। सभी को उसकी यह बात सही लगी और उसको जिंदा ही अग्नि के हवाले कर दिया। फिर कजली चुड़ैल चीखने और चिल्लाने लगी, जलते ही जलते कहने लगी, मैं जा रही हूं, आऊंगी जरूर। फिर उसके अधजले शरीर को एक गहरे खड्डे में दफन कर दिया गया। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन मेरे दादाजी इस दुनिया से अलविदा कह गए और उनके जाने के साथ ही जैसे उस चुड़ैल का आजाद होने का रास्ता भी खुल गया, जिसकी शुरुआत अगले दिन गांव की सारी फसलें खराब होने से हो चुकी थी। उस दिन से कभी कोई फसल नहीं हुई। खेती ना होने के कारण यहां भूखमरी फैलने लगी और यहां के लोग रोजगार के लिए इधर से उधर भटकने लगे। उस दिन के बाद से ही यहां की जमीनें बंजर होने लगी। अगर कोई खेती करता या तो फसलें उसकी खराब हो जाती या फिर खेती करने वाले की भयानक दर्दनाक मौत हो जाती। मेरे अब्बा ने भी भूखमरी के कारण गुस्से में खेती करने की सोची, पर जिस बैल के साथ वो खेत में काम किया करते थे उसी बैल ने उनके पेट के अंदर सींग घुसाकर उन्हें मार डाला। फिर उस बैल ने पेड़ में टक्कर मार मार कर अपनी भी जान ले ली। तब से इस गांव का नाम बदलकर नर्क में तब्दील हो गया। यह बात सुनकर मैं पूरी तरह से डर गया था। फिर मैं कासिम के साथ उस जगह चल पड़ा जहां उस किसान की मौत हुई थी। वहां पहुंचे तो वहां का नजारा डरा देने वाला था। वो आदमी करीब 45 से 50 साल का था, जिसके शरीर के हिस्से उसी के खेत में बिखरे पड़े थे। कहीं पर सर पड़ा था, कहीं धड़, कहीं बाजू अलग। जिस फावड़े से वो खेत में काम किया करता था उसी फावड़े की वजह से उसके शरीर के ढेर सारे टुकड़े हो चुके थे। वह मंजर देखकर मुझसे वहां रुका ना गया और कासिम को लेकर मैं वहां से चला आया।
अब मैंने सोच लिया था कि मेरी जिंदगी का मकसद शायद मुझे मिल गया है। मैं अपनी सारी परेशानियां भूलकर इन लोगों की परेशानी के बारे में सोचने लगा। आखिर मैं इन्हें इस झमेले से कैसे बाहर निकालूं? तभी कासिम ने मुझसे कहा, इंजीनियर साहब, अब आप ये मत कहना कि हमारे दुख देखकर आप अपना दुख भूल गए। शायद कासिम ने मेरे मुंह की बात छीन ली थी। फिर वो बोला, साहब, ये सारी जमीन कभी सोना उगलती थी जो आज बंजर पड़ चुकी है। मैंने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, मुझे खाली जमीन नहीं, मेरा नया स्टार्टअप नजर आ रहा था, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं और हमें कुछ नया करना सिखाया जाता है। यानी कि हालात चाहे जो भी हो, हमें मौके की तलाश करना सिखाया जाता है। मुझे नए काम करने की जगह तो मिल चुकी थी, बस परेशानी थी तो वो चुड़ैल। पहले उससे पीछा छुड़ाना होगा। मैंने कासिम से पूछा, कासिम भाई, अगर मैं इस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तभी कासिम ने तुरंत पलटकर कहा, आप जो बोलोगे वो करूंगा। मेरी सारी जमीनें मैं आपके नाम कर दूंगा। मैं उस कजरी से अपने अब्बा का बदला लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा, जमीन तो मुझे चाहिए तुम्हारी, पर हमेशा के लिए नहीं, किराए पर। और सिर्फ तुम्हारी नहीं, सारे गांव वालों की। लेकिन किराया प्रॉफिट के बाद ही मिलेगा। और अगर बिजनेस अच्छा जम गया तो नर्क को वापस फुलवारी में बदलने का मेरा वादा है। फिर कासिम बोला, साहब समझो आपका काम हो गया। हमारे पूरे गांव की जमीनें आज से तुम्हारी। मैं अभी गांव वालों को यह खुशखबरी सुनाकर आता हूं। कासिम ने तभी चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया और बोला, नर्कवासियों, अब ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हमारे बीच इंजीनियर साहब आए हैं और इन्होंने यह वादा किया है कि उस चुड़ैल से हमें छुटकारा दिलवाकर गांव को वापस फुलवारी में बदल दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कासिम बोला, लेकिन इनकी एक शर्त है कि आप सभी लोग अपनी अपनी बंजर जमीनें इन्हें कुछ दिनों के लिए उधार दे दें। सभी लोगों ने कासिम की इस बात का स्वागत किया और सभी ने इस बात पर हामी भर दी। फिर उनमें से एक बुजुर्ग महिला ने मुझे देखकर कहा, मगर बेटा, तुम कजरी का मुकाबला करोगे कैसे? फिर मैंने कहा, माँ जी, मैं एक इंजीनियर से पहले अपने गुरुजी का शिष्य हूँ और मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेक भूत प्रेत, डायन और चुड़ैलों का सामना किया है और गुरुजी की कृपा से उन सभी की मुक्ति का कारण मैं बना हूँ। आप लोग घबराए नहीं, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। बस मैं जो कहूँ आपको वो करना होगा।